नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव लर्निंग कंसेप्ट के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं आप सबों के लिए 100 सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर के आया हूं जो भारतीय इतिहास के हैं और ये सारे क्वेश्चंस किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चन बीपीएससी लेवल के हैं, कुछ एसएससी में पूछे जा चुके हैं, कुछ रेलवे में पूछे जा चुके हैं। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के आप सबों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखेंगे और बस ध्यान से देखने से ही आपके 100 में से 90 प्रश्न ये मेरी गारंटी है कि आपको याद हो जाएंगे और इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बस ध्यान से इस वीडियो को देखना है आपको। तो बिना देर किए हुए चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप सबों से बस एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और अगर आप इस वीडियो को बिल्कुल नए हो, आप इस वीडियो पे आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो हमारी वीडियो को, तो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक यू एवरीवन। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का जो पहला प्रश्न है वो प्रश्न जो है हिस्ट्री के फादर से है, यानी हिस्ट्री को किसने जन्म दिया भाई, हिस्ट्री का जनक किसे कहा जाता है। तो हिस्ट्री का जनक हम जानते हैं कि किसे कहा जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन जो आप देख रहे हो ये ऑप्शन है हमारे पास। कौन कौन से ऑप्शन है आप देख लो। ऑप्शन है हमारे पास 4 और इसमें इतिहास का पिता क्वेश्चन है कि इतिहास का पिता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हेरोडोटस, ऑप्शन नंबर बी इरेटोस्थनीज, ऑप्शन नंबर सी शुकरात एंड ऑप्शन नंबर डी आर्किमिडीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होना है हेरोडोटस, यानी हेरोडोट इज नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री। इंग्लिश में यही क्वेश्चन कैसे आएगा? हु वाज नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री? द आंसर इज हेरोडोटस इज नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री। एंड द नेक्स्ट वन इज निम्न में से किससे यानी किसके द्वारा हड़प्पा की खोज की गई थी? इट मीन्स नेम द पर्सन हु डिस्कवर द साइट ऑफ हड़प्पा, यानी हड़प्पा जो जगह है हड़प्पा की खोज किस व्यक्ति ने की थी? ऑप्शन हमारे सामने दयाराम साहनी, आर.डी. बनर्जी, अमलानंद घोष एंड रविंद्र सिंह बिस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी दयाराम साहनी। हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में पाई गई सबसे बड़ी इमारत इनमें से कौन सी थी? यानी मोहनजोदड़ो भी एक पुरातत्व स्थल है, तो उस स्थल में जो सबसे बड़ी इमारत पाई गई थी वो इमारत क्या थी? विशाल अन्नागार, महान स्नानागार, स्तंभ या हॉल या 2 मंजिला मकान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाल अन्नागार, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता इनमें से क्या थी? यानी जो स्पेशल उसमें जो विशेषताएं थी सिंधु घाटी सभ्यता में वो कौन सी विशेषता थी? ऑप्शन नंबर 1 जाति समाज, ऑप्शन बी प्रकृति की पूजा, ऑप्शन सी पशुपालन और ऑप्शन डी व्यवस्थित शहरी जीवन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी व्यवस्थित शहरी जीवन, यानी सिंधु घाटी के लोगों का जो जीवन था वो बिल्कुल शहरी लोगों के जैसा था, सिविलाइज्ड था और वो काफ़ी अरेंज्ड था, वो व्यवस्थित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इनमें से किस नदी के किनारे हड़प्पा के खंडहर मिले हैं? अगर यही क्वेश्चन इंग्लिश में आता तो क्या होता? इट मीन्स इन विच रिवर और इन द बैंक ऑफ विच रिवर द ruins ऑफ हड़प्पा इज फाउंड। यानी हड़प्पा जो सभ्यता थी, यानी हड़प्पा जो संस्कृति थी, उसके खंडहर, उसके अवशेष जो है वो कौन सी नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर 1 सतलज, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी भोगवा एंड ऑप्शन डी रावी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रावी नदी। चलिए ऑप्शन नंबर डी यानी रावी नदी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ जो है वो निम्न में से किस धर्म से संबंधित है? यानी कौन से धर्म से संबंधित ये बुक है
यानी वो एक होली बुक है त्रिपिटक जिसका नाम है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या ईसाई धर्म? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपिटक जो है वह बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है त्रिपिटक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन किस स्थान पे दिया था, यानी अपना उपदेश जो था उन्होंने कौन से स्थान पे दिया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सारनाथ, वैशाली, गया और पाटलिपुत्रा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब है आपका, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, यानी सारनाथ जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कनिष्क के शासनकाल में डैश का आयोजन हुआ था, यानी कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध जो थी, बौद्ध की जो संगति हुई थी वो कौन सी नंबर की संगति थी? पहली थी, दूसरी थी, तीसरी थी या चतुर्थ थी? तो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध की चौथी संगति थी। किसकी संगति थी? कौन सी? चौथी संगति थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध किस वंश से संबंधित हैं? भगवान बुद्ध जो है वो कौन से वंश से संबंधित हैं? कुरु वंश, शाक्य वंश, ज्ञात्रिक वंश या नंद वंश? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाक्य वंश। ऑप्शन नंबर बी, यानी वो शाक्य वंश के थे। जब हम इनकी जीवनी पढ़ेंगे तो जीवनी में ही आपको पता चल जाएगा कि गौतम बुद्ध जो थे उनके पिता कौन थे। तो उनके पिता का नाम था सुयोधन। सुयोधन क्या थे? तो सुयोधन कपिल वस्तु के जो राजा थे तो वो किस वंश से संबंधित थे? वो शाक्य वंश के थे, मुखिया थे वो शाक्य वंश के। तो गौतम बुद्ध भी उसी वंश में जन्म लिए, यानी वो उनका भी संबंध शाक्य वंश से ही हुआ। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? यानी जैन धर्म में हम लोग तीर्थंकर पढ़ते हैं। तीर्थंकर किनको कहते हैं? तीर्थंकर जो जैन धर्म की मान्यताओं को, जैन धर्म के प्रचार को, उसके प्रसार को आगे लेकर के चलते हैं, यानी जिसको हम धर्मगुरु के भी कह सकते हैं। यानी जैन धर्म में कितने धर्मगुरु हुए? तो जैन धर्म में पहले धर्मगुरु कौन थे? ऋषभ देव। उसके बाद कौन हुए? दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर के ऐसे कुल 24 तीर्थंकर हुए। कौन से कितने हुए? 24। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24। जो सबसे लास्ट तीर्थंकर थे वही कहलाए हमारे महावीर। महावीर सबसे अंतिम तीर्थंकर थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध यानी मगध डायनेस्टी जो है भारत के 16 महाजनपदों में से एक थी। 16 महाजनपद जो पहले हुआ करते थे हमारे एंशिएंट इंडिया के हिस्ट्री में आप देखोगे तो अभी तो बहुत सारे स्टेट हो गए हैं, 28 स्टेट हैं राज्य। उस समय वो सारे कंबाइंड फॉर्म में थे, वो जनपद कहलाते थे। तो जनपद जो थी हमारे पौराणिक इतिहास में अगर हम उसको पढ़ें तो इतिहास से हमें पता चलेगा कि उस समय महाजनपद हुआ करते थे और 16 महाजनपद में से मगध भी एक थी। तो मगध राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो वो राजधानी थी राजगीर, जो आज वर्तमान में उसी जगह को राजगीर के नाम से जाना जाता है, जो एक टूरिस्ट प्लेस है और बिहार राज्य में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट, सिकंदर महान ने जब भारत पर आक्रमण किया था उस समय किसका शासन था? ऐसे ही एक प्रश्न आता है दूसरे ढंग से कि सिकंदर का समकालीन भारत का कौन सा हिंदू राजा था जो सिकंदर का समकालीन था? ऐसा प्रश्न भी आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब सिकंदर ने आक्रमण किया था उस समय भारत में किनका शासन था? ऑप्शन ए अजातशत्रु, महापद्मानंद, धनानंद या चंद्रगुप्त मौर्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा धनानंद। इसका राइट आंसर हो जाएगा धनानंद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अर्थशास्त्र की रचना किसने की? अर्थशास्त्र जो पुस्तक है उसकी रचना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, अशोक या बिंदुसार? तो अर्थशास्त्र की रचना जनरली लिखा होता है कौटिल्य ने की। कौटिल्य को ही चाणक्य भी कहते हैं और उसी को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा चाणक्य। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे आते हैं। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस वर्ष कलिंग का युद्ध हुआ था? जो कलिंग का युद्ध हुआ था ना, जिसमें सम्राट अशोक ने क्या किया, उसी युद्ध के बाद अपना जो मस्तिष्क है परिवर्तन कर लिया था। उन्होंने फिर अहिंसा को अपना लिया था और भगवान बुद्ध की शरण में चले गए थे। तो उसी से प्रश्न पूछ रहा है कि कलिंगा जो वार हुआ था वो कौन से टाइम पे हुआ था? 264 BC को, 263 BC, 262 BC को या 261 BC को? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 261 BC। नेक्स्ट प्रश्न है,
अशोक द्वारा स्थापित शिलालेखों में से कौन सा शिलालेख जो है उसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है, यानी कलिंग का जो युद्ध हुआ था उस युद्ध में बहुत ही ज़्यादा नरसंहार हुआ था, बहुत ज़्यादा क्षति हुई थी और हृदय परिवर्तन वहाँ से अशोक का हो गया था। तो उस युद्ध का चर्चा जो है, जिक्र जो है, अशोक के कौन से शिलालेख में किया गया है? 10वां, 11वां, 12वां या 13वां? इसका राइट आंसर होगा 13वां शिलालेख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारतीयों के महान सिल्क मार्ग किसके द्वारा आरंभ किया गया, यानी सिल्क मार्ग की शुरुआत जो है भारत के किस शासक ने की थी? ऑप्शन है अशोक, अकबर, हर्षवर्धन या कनिष्क। तो सिल्क मार्ग की शुरुआत कनिष्क ने की थी। किसने की थी? कनिष्क ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं यानी सोने के सिक्के का प्रचलन किसके समय में हुआ था? कुषाण के समय में, मौर्य के समय में, गुप्ता के समय में या भारतीय यूनानी के समय में? इसका आंसर हो जाएगा भारतीय यूनानी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। संयम युग के इतिहास का संबंध किस स्थान से है? यानी जो संयम युग हम पढ़ते हैं ना, संगम युग, तो संगम युग जो है, संगम का जो काल है, संगम काल भी कहीं कहीं लिखा होता है, तो संगम काल का संबंध कौन से जगह से है? वो तमिलनाडु से संबंधित है, पाटलिपुत्र से है, बनारस से है या सांची से है? तो संगम युग का संबंध किस से है? चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट। कह रहा तमिल भाषा के गौरव ग्रंथ शिल्प दिकाराम व मणि मेखलई का संबंध किस धर्म से है? यानी तमिल भाषा के 2 पुस्तक हैं, 2 ग्रंथ हैं, उन दोनों ग्रंथों का संबंध किस धर्म से है? हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या ईसाई धर्म? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदू धर्म। तो ये जो पुस्तक है, इन दोनों पुस्तकों का संबंध हिंदू धर्म से है। अगला है गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कौन सा शासक कहलाता है? यानी इंडिया का बहुत ही ज़्यादा ताकतवर शासक था वो, और वो गुप्त वंश से संबंधित था, जिस कारण से उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? समुद्रगुप्त को कहते थे। किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, यानी समुद्रगुप्त। यानी समुद्रगुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आगे आते हैं। किस गुप्त शासक के दरबार में नवरत्न रहा करते थे? नवरत्न जो थे वो किनके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या कुमारगुप्त? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही रहते थे नवरत्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। निम्न में से किस गुप्त शासक का अन्य नाम विक्रमादित्य था? विक्रमादित्य जो है, इनमें से कौन से शासक का एक दूसरा नाम भी था? ऑप्शन 1 चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त एंड ऑप्शन डी कुमारगुप्त। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता था? विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्रगुप्त के जीवन पर लिखी प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई थी? यानी समुद्रगुप्त के जीवन पे लिखी हुई एक पुस्तक है जिसका नाम था प्रयाग प्रशस्ति। ये बुक किसने लिखा? ऑप्शन 1 समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी अमर सिन्हा एंड ऑप्शन डी हरिसेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हरिसेन। हरिसेन ने ही समुद्रगुप्त के जीवन पर पुस्तक लिखी थी और जिसका नाम था प्रयाग प्रशस्ति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? यानी कालिदास ने इनमें से कौन सी पुस्तक की रचना नहीं की? ऑप्शन 1 मृच्छकटिकम, ऑप्शन बी अभिज्ञान शकुंतलम, ऑप्शन सी रघुवंशम या ऑप्शन डी मेघदूतम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मृच्छकटिकम, क्योंकि अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम और मेघदूतम ये तीनों रचनाएं जो है कालिदास की है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पंचतंत्र के रचयिता इनमें से कौन से हैं? पंचतंत्र के रचयिता कौन है? शूद्रक, कालिदास, विष्णुदत्त या विशाखा दत्त? पंचतंत्र काफ़ी फेमस है और इसमें बच्चों की कहानियाँ, स्टोरीज वगैरह होती है ना, जो साहसिक स्टोरी होती है जिसको कार्टून के फॉर्म में
वीडियोज़ में भी आप लोग देखते हैं पंचतंत्र की कहानियाँ। तो पंचतंत्र की कहानियाँ किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा। और ये फेमस बुक है पंचतंत्र, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं कई एग्जाम्स में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विष्णु शर्मा। वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान व लेखक था? यानी कह रहा है कि बौद्ध धर्म अपनाने वाला अंतिम राजा कौन था जो संस्कृत का महान लेखक भी था, यानी वो एक महान विद्वान था संस्कृत का। तो उस राजा को किस नाम से जाना जाता था जो बौद्ध धर्म का अंतिम राजा हुआ? अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन या समुद्रगुप्त? इसका आंसर क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जो था वो बौद्ध धर्म अपनाने वाला सबसे अंतिम शासक था। हर्षचरित की रचना किसने की थी? हर्षचरित एक पुस्तक है जो हर्षवर्धन के जीवन पर आधारित है, और इस पुस्तक की रचना किसने की थी? हर्षवर्धन ने, बाणभट्ट ने, कालिदास ने या व्यास ने? हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। हर्षवर्धन के शासनकाल में डैश नामक चीनी यात्री भारत आया था? यानी कौन सा चीनी यात्री जो है वो भारत आया था, वो किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा डैश नामक चीनी यात्री आया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैनसांग। वैनसांग जो है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। एक क्वेश्चन और आता है इससे कि एक चीनी यात्री और था फाहियान। तो फाहियान जो है वो किसके समय में भारत आया था? तो कमेंट में इसका आंसर आप लोग करेंगे। आपके लिए क्वेश्चन है, फाहियान नामक चीनी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? बट इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वैनसांग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन नागानंद नाटक के रचयिता हैं? यानी नागानंद नाटक जो है वो किन्होंने लिखा? ऑप्शन नंबर 1 वसुमित्र, बाणभट्ट, हर्षवर्धन या विशाखादत्त? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, चलिए आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर, वसुमित्र, बाणभट्ट, हर्षवर्धन या विशाखादत्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। नागानंद नाटक के रचयिता कौन है? हर्षवर्धन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, वालापी इनमें से किसकी राजधानी थी? यानी वालापी जो राजधानी थी, सिटी थी, वो किस वंश की सिटी थी? यानी किस वंश के राजाओं ने वालापी को अपनी राजधानी बनाई थी? राष्ट्रकूट, चोल, चालुक्य या पांड्य? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वालापी जो थी वो चालुक्य राजवंश की राजधानी थी। आंसर सी इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, किस शासक द्वारा महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था? महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण कौन से शासक ने करवाया था? राजेंद्र प्रथम, महेंद्र वर्मन, दंती दुर्ग या नरसिंह वर्मन प्रथम? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नरसिंह वर्मन प्रथम। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल के समय में अजंता व एलोरा की गृह चित्र कला विकसित हुई थी? यानी अजंता एवं एलोरा की गुफाओं में जो अंदर चित्रकारी की गई है, जो चित्रित तस्वीरें हैं, वो किस वंश के शासनकाल की है? ऑप्शन 1 पल्लव, ऑप्शन बी राष्ट्रकूट, ऑप्शन सी चोल या ऑप्शन डी चालुक्य? इसका राइट आंसर हो जाएगा चालुक्य। यानी अजंता एवं एलोरा की जो नक्काशी है उन गुफाओं की, उसके अंदर की चित्रकारी चालुक्य राजवंश के समय की है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चालुक्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किनके मध्य तक्कोलम का युद्ध हुआ था? तक्कोलम का युद्ध जो है वो किन दो राजवंशों के बीच हुई थी? ऑप्शन ए राष्ट्रकूट एवं पांड्य, ऑप्शन बी चोल एवं चालुक्य, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट एवं पल्लव एंड ऑप्शन डी चोल एवं राष्ट्रकूट? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चोल एवं राष्ट्रकूट। यानी चोल एवं राष्ट्रकूट के बीच जो है वो तक्कोलम का युद्ध हुआ था। विजय स्तंभ का निर्माण किस शासक ने करवाया था? विजय स्तंभ का निर्माण जो है वो कौन से हिंदू शासक के समय हुआ था? ऑप्शन 1 पृथ्वीराज चौहान, राणा कुंभा, राणा सांगा या रंजीत सिंह? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा राणा कुंभा। यानी राणा कुंभा के शासनकाल में विजय स्तंभ का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा गीत गोविंद काव्य की रचना की गई थी? गीत गोविंद जो काव्य है, इपिक है, इसकी रचना किसने की थी? यानी किस विद्वान ने इसकी रचना की थी? ऑप्शन 1 कालिदास,
ऑप्शन बी जयदेव, ऑप्शन सी हरिसेन और ऑप्शन डी चंद्रवरदाई। तो गीत गोविंद के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जयदेव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस शासक को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? यानी रियल जो फाउंडर थे दिल्ली सल्तनत के, दिल्ली डायनेस्टी के, वो किनको माना जाता है? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बलबन एंड ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक सुल्तान माना जाता है। नेक्स्ट है, किताब उल हिंद नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? यानी किताब उल हिंद नामक पुस्तक जो है वो किन्होंने इसकी रचना की है? ऑप्शन ए इब्न बतूता, ऑप्शन बी अल बरूनी, ऑप्शन सी अमीर खुसरो एंड ऑप्शन डी गुलबदन बेगम। इसका राइट आंसर हो जाएगा अल बरूनी। अल बरूनी ने किताब उल हिंद या तूतक हिंद नामक पुस्तक की रचना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल बरूनी। अगला क्वेश्चन है हमारा 38, इनमें से किस शासक ने स्वयं को खुदाई खिदमतगार बताया है? यानी कौन सा शासक जो था खुद को खुदाई खिदमतगार कहता था, यानी खुदा का खिदमतगार वो अपने आप को कहता था, तो उस शासक का नाम क्या था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बलबन और ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा खुदाई खिदमतगार, खुद को कहने वाला जो शासक था उस शासक को बलबन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बलबन। यानी बलबन एक ऐसा शासक था जो खुद को खुदाई खिदमतगार कहता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बलबन। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने दीवान ए अर्ज की स्थापना की थी? दीवान ए अर्ज नामक एक उन्होंने डिपार्टमेंट बना रखा था, तो इस डिपार्टमेंट को किस सुल्तान ने बनाया था अपने शासनकाल में? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक एंड ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही सुल्तान, वो जो ऐसा सुल्तान था जिसने दीवान अर्ज की स्थापना अपने राज्य में कर रखी थी। इसका राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा है? यानी उसके समय में बहुत ज़्यादा विरोध हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा विरोध हुए थे, तो वैसा कौन सा शासक था जिसको इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा है? बलबन, फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? यानी इब्न बतूता एक प्रसिद्ध यात्री था जो किसके शासनकाल में भारत की यात्रा पर आया था? अलाउद्दीन खिलजी, जहांगीर, मोहम्मद बिन तुगलक या इल्तुतमिश। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता जो है वो भारत की यात्रा पर आया था। वो इब्न बतूता किस देश का था? तो मोरक्को का था। कहाँ का था? मोरक्को का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सल्तनत की प्रथम व अंतिम महिला शासक कौन सी थी? तो सबको पता है कि दिल्ली सल्तनत में एक ही महिला शासिका हुई और जो इल्तुतमिश की बेटी थी जिसका नाम था रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का सबसे महानतम राजा किसे माना जाता है? विजयनगर की जब हम बात करते हैं तो विजयनगर में तो बहुत सारे शासक हुए, लेकिन उन सब में जो सबसे प्रतापी, सबसे शक्तिशाली था उनका नाम था राजा कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस स्थान पे विजयनगर साम्राज्य के खंडहर मिले हैं? यानी विजयनगर साम्राज्य को जो अवशेष मिले हैं वो कौन से स्थान पे मिले हैं? बीजापुर, हम्पी, गुलबर्गा या ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हम्पी। यानी हम्पी जगह में विजयनगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तालीकोट का युद्ध, जिसे राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है, वो कब हुआ था? तालीकोट का युद्ध ऑप्शन से 1526, 1556, 1565 या 1576। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1565। यानी 1565 में तालीकोट का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट, बीजापुर स्थित गोल गुंबज का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो बीजापुर का गोल गुंबद किसने बनवाया था? मोहम्मद आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह, अकबर या जैनुल आबदीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद आदिल शाह। मोहम्मद आदिल शाह ने इसे बनाया था। यानी
बीजापुर का गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया था। अगला प्रश्न है कबीर के उपदेशों का संग्रह किस में मिलता है, यानी कौन सी पुस्तक में कबीर के जितने भी उपदेश थे उसका संकलन मिलता है, तो वो बीजक में मिलता है। किस में मिलता है? बीजक में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 48, इनमें से कौन अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे? शंकराचार्य, नामदेव, रामानुजाचार्य या चैतन्य महाप्रभु? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आदि गुरु शंकराचार्य जो थे वो अद्वैतवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। गुरु नानक देव जी का जन्म कौन से जगह पे हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था तलवंडी में। कहाँ हुआ था? तलवंडी में। नेक्स्ट है प्रेम वाटिका की रचना किनके द्वारा की गई थी, यानी प्रेम वाटिका पुस्तक जो है इसके रचनाकार कौन है? सूरदास, चैतन्य, कबीर या रसखान? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा रसखान। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न है भारत में चिश्ती सिलसिले को किसके द्वारा स्थापित किया गया? चिश्ती संप्रदाय को स्थापित किसने किया था भारत में? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा शेख निजामुद्दीन औलिया या शेख निजामुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी या बाबा फरीद, यानी 4 ऑप्शन है। चारों में से कोई एक ऑप्शन हमारा सही होगा। तो जब भी चिश्ती संप्रदाय की बारी आए तो इसमें आप देख सकते हो चिश्ती जहाँ लिखा है, यानी शेख मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, इन्होंने चिश्ती संप्रदाय को भारत में शुरू किया था। अगला प्रश्न है 1526 में हुए पानीपत के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित कर मुगल वंश की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जो लोधी वंश का अंतिम शासक था उसका क्या नाम था? उसका नाम था इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी को हरा करके ही स्थापना की गई थी मुगल साम्राज्य की, जो बाबर ने की थी 1526 ईस्वी में। अगला प्रश्न है भारत में जहांगीर के समय में जो पहला अंग्रेज आया था उसका नाम क्या था? यानी पहला अंग्रेज व्यापारी जो जहांगीर के समय में भारत आया था उसका नाम क्या था? उसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है हुमायूंनामा किसकी रचना है? यानी हुमायूंनामा पुस्तक की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है हुमायूं, अबुल फजल, गुलबदन बेगम या रोशन आरा बेगम। इसका राइट आंसर हो जाएगा हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखा था। आंसर सी। आंसर सी। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है किस शासक के द्वारा ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया गया था? ग्रैंड ट्रंक रोड किसके द्वारा बनाया गया था? शेर शाह सूरी, जो बिहार में बहुत ज़्यादा फेमस सुल्तान थे। सबसे प्रसिद्ध सुल्तान जो बिहार में हुए उनका नाम था शेर शाह सूरी। अगला प्रश्न अकबरनामा के रचयिता कौन है? अकबरनामा जो है वो किनके द्वारा लिखी गई? अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई? अबुल फजल, मुल्ला दो प्याजा, फैजी या बदायूनी? अबुल फजल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस मुगल शासक के शासनकाल को इतिहासकारों ने स्वर्णिम युग के नाम से जाना है? यानी स्वर्णिम युग किसके समय को बोला जाता है? ऑप्शन है जहांगीर, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब। राइट आंसर होगा शाहजहां। शाहजहां के टाइम को इतिहासकारों ने स्वर्णिम युग कहा है। अगला प्रश्न है बाबर का मकबरा किस स्थान पर है? यानी बाबर जो मरा था तो उसके उपरांत उसका जो मकबरा बनाया गया था उसकी कब्र के ऊपर, तो वो कौन से जगह में है? लाहौर, दिल्ली, आगरा या काबुल? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा काबुल। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। किस वर्ष अकबर व महाराणा प्रताप के बीच जो हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी, काफ़ी फेमस लड़ाई हुई थी, लेकिन महाराणा प्रताप ने कभी भी अकबर की दास्तां यानी उनकी गुलामी स्वीकार नहीं की थी। काफ़ी फेमस युद्ध था जो महाराणा प्रताप और इनके बीच हुई थी, अकबर के बीच। वो हल्दी घाटी का युद्ध कहलाता है। तो वो कब हुई थी, टाइम क्या था, यानी ईस्वी कौन सी थी? तो 1570, 1572, 1574 या 1576? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1576, यानी 1576 को ही हल्दी घाटी की लड़ाई अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुई थी। अगला शाहजहां का शासनकाल जो था वो कब से कब तक का था? तो शाहजहां ने कुल 30 वर्षों तक शासन किया था, लेकिन वो वर्ष कौन सा था? वो वर्ष था 1628 से लेकर के 1658 तक, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। शिवाजी का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था? यानी उनको राजा कब बनाया गया था, कौन से स्थान में उनको राजा बनाया गया था? शिवनेर, रायगढ़, कालानौर या रायचूर? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा रायगढ़। रायगढ़ में उन्हें राज्याभिषेक किया गया था। शिवाजी ने पुरंदर की संधि किसके साथ की थी?
पुरंदर की संधि जो है वो शिवाजी और किनके साथ हुई थी? औरंगजेब, जहांदार शाह, जय सिंह या शाह आलम प्रथम के साथ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जय सिंह के साथ। शिवाजी ने पुरंदर की संधि जय सिंह के साथ की थी। पानीपत का तीसरा युद्ध जो 1761 को हुआ था, किन दो के बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी, शेरशाह सूरी और हुमायूं, पेशवा बाजीराव दूसरा और अहमद शाह अब्दाली या अकबर तथा हेमू? ये बाबर और इब्राहिम के बीच में पहला पानीपत का युद्ध हुआ था, अकबर और हेमू के बीच दूसरा हुआ था। इसमें तीसरा पूछ रहा है, तो तीसरा किसके बीच होगा? पेशवा बाजीराव और अहमद शाह अब्दाली के बीच। चलिए अगला प्रश्न, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन लॉर्ड क्लाइव, विलियम बेंटिक, वॉरेन हेस्टिंग या लॉर्ड कैनिंग? 64। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक जो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। भारत में राजस्व एकत्रित करने की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? यानी भारत में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेस्टिंग या लॉर्ड कॉर्नवालिस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। स्थायी बंदोबस्त भारत में किसने शुरुआत किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं आगे। किस गवर्नर जनरल का नाम हड़प नीति के साथ जुड़ा हुआ है? हड़प नीति को लागू करने वाला कौन सा गवर्नर जनरल था? लॉर्ड डलहौजी, कैनिंग, कॉर्नवालिस या हेस्टिंग? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। हड़प नीति कौन जाने जाते हैं? लॉर्ड डलहौजी। सुगोली की संधि जो हुई थी 1816 में किनके बीच हुई थी? अवध का नवाब और नेपाल के बीच, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच, ईस्ट इंडिया कंपनी व अवध के बीच या अवध या मिथिला के बीच? इसका राइट आंसर होगा ईस्ट इंडिया कंपनी व नेपाल के बीच। चलिए नेक्स्ट, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की नींव किससे शुरू हुई? यानी किसने भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की? 68। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1835 है मैकाले के मिनट से, यानी 1835 में लॉर्ड मैकाले ने इसकी नींव भारत में रखी थी। चलिए अगला प्रश्न, अगले प्रश्न पे हम जाते हैं और हमारा प्रश्न है अगला, किस गवर्नर जनरल को सती प्रथा का अंत करने का श्रेय जाता है? यानी किन्होंने सती प्रथा का अंत किया था? तो वो गवर्नर जनरल कौन थे? उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक, इन्होंने राजा राम मोहन के साथ मिलकर के सती प्रथा को अंत किया था। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई एक पुस्तक है नील दर्पण, उसके रचनाकार कौन है? इसके तो रचनाकार कौन है? दीनबंधु मित्र। कौन है? दीनबंधु मित्र। चलिए अगला प्रश्न, किन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजा राम मोहन राय, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष शिकागो में धर्म संसद में भाषण दिया था? है ना, धर्म पे उन्होंने भाषण दिया था, वो शिकागो में दिया था, जो शून्य पे उन्होंने भाषण दिया था और जिसके कारण वो पूरे वर्ल्ड में काफ़ी फेमस हो गए थे। तो वो भाषण उन्होंने कब दिया था, यानी वो सन कौन सा था, वो कौन सी ईस्वी थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1889 को। 1889 को स्वामी विवेकानंद ने शिकागो कहाँ है? अमेरिका के शिकागो शहर में धम्म पर भाषण दिया था। अगला प्रश्न है हमारा, 1873 में किनके द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किन्होंने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत के कौन से जगह में है? यानी थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है कौन से शहर में की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अड्यार। क्या हो जाएगा? अड्यार, यानी अड्यार शहर में इसकी स्थापना की गई थी। वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। चलिए अगला प्रश्न है, मंगल पांडे जिसने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था वो कहाँ का सैनिक था? यानी वो कौन से शहर में उसकी पोस्टिंग हुई थी उस सैनिक की? लखनऊ, कानपुर, बैरकपुर या बरेली? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैरकपुर छावनी जो वेस्ट बंगाल में है, और वहीं से उन्होंने इसका सूत्रपात किया था 1857 की क्रांति का। 1857 की क्रांति के समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड डलहौजी,
लॉर्ड पामर्स्टन, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड जॉर्ज? इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड पामर्स्टन। लॉर्ड पामर्स्टन जो थे 1857 के समय जो क्रांति हुई थी उस समय वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1857 के विद्रोह में विरोधियों ने अपना नेता किसे माना था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है बहादुर शाह जफर, नाना साहब, मंगल पांडे या कुंवर सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। 1857 में क्रांतिकारियों ने यानी विद्रोहियों ने अपना नेता किसे माना था? बहादुर शाह जफर को। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? किन्होंने कहा था इसे? सत्येंद्रनाथ चट्टोपाध्याय या वी डी सावरकर या आर.सी. मजूमदार या अशोक मेहता? किन्होंने कहा था? राइट आंसर हो जाएगा आर.सी. मजूमदार। आर.सी. मजूमदार ने इसे भारतीय स्वतंत्रता की पहली लड़ाई नाम दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? यानी एनडीए जो पार्टी आज हम देख रहे हैं इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1885 को। नेक्स्ट, किनके द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी? नहीं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी बनाई गई थी 1885 में, इसके संस्थापक कौन थे यानी फाउंडर कौन थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? यानी वो प्रथम भारतीय जिसे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना गया था। तो 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 82 का राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, जिन्हें चुना गया था। नेक्स्ट, इनमें से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे? स्थापना तो किया था ए.ओ. ह्यूम ने स्थापना किया था, लेकिन पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। इनमें से किनके द्वारा भारतीय संघ की स्थापना हुई थी? भारतीय संघ की स्थापना किन्होंने की थी? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, महात्मा गांधी या आर.सी. दत्त? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? मुगल काल, उग्रवादी चरण, उदारवादी चरण या गांधी युग? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदारवादी चरण। नेक्स्ट, निम्न में से किस नेता को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है कि लोकमान्य की उपाधि जो है वो कौन से नेता को दी गई थी? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन जो हुआ था वो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। और एक प्रश्न और भी आता है कि बंगाल विभाजन को रद्द किसने किया था? तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीमती सरोजनी नायडू, जो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। 1906 में। कैसे याद रखेंगे इसको? बंगाल विभाजन जब हुआ था उसके अगले साल ही मुस्लिम लीग स्थापित हो गया था। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1906 यानी बी नंबर। चलिए अगला प्रश्न, किस एक्ट के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया था? यानी वो कौन सा एक्ट था जिसके थ्रू मुसलमानों को अलग निर्वाचन मंडल मिला था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 1909 1909 यानी 1909 एक्ट के थ्रू उनको अलग से निर्वाचन मंडल मिला था। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन से भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था? यानी उनका पहला आंदोलन क्या था? तो वो क्या था उसका आंदोलन? वो चंपारण जो था, चंपारण सत्याग्रह जो बिहार से उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, वो उनका पहला आंदोलन था जिसे वो आंदोलन में शामिल हुए थे। अगला प्रश्न है, इनमें से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा नवजीवन। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? सबसे पहले उन्होंने किन्होंने महात्मा कहकर उन्हें बुलाया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर। वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? तो आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रास बिहारी बोस।
वह नेता जिन्होंने तीन गोलमेज सम्मेलन कब कब हुए थे? 1930, 1931 और 1932। ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे जो तीनों में थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी ने इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के साथ मुठभेड़ में स्वयं को गोली मार ली थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पर कहानी भी बहुत बन चुकी है। और उनका नाम था, शॉर्ट में मैं बता देना चाहता हूँ, उनको लोग आज़ाद कह के पुकारते थे और उनका पूरा नाम था चंद्रशेखर आज़ाद। क्या नाम था? चंद्रशेखर आज़ाद। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1940, 41, 42 या 43? तो इसका राइट आंसर कब होगा? कैबिनेट मिशन के समय में वो आया था, तो 1942 के पहले, यानी हमारा जो एक लास्ट आंदोलन था ना, भारत छोड़ो आंदोलन, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय में क्रिप्स मिशन आया था। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। किस वर्ष अमेरिका स्वाधीनता का संग्राम घटित हुआ था? यानी अमेरिका में स्वाधीनता संग्राम कब शुरू हुआ था? वो साल कौन सा रहा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1775 से लेकर 1783 के बीच में अमेरिका में स्वाधीनता संग्राम शुरू हुआ था। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला प्रश्न, इनमें से किसे रूस की क्रांति का जनक कहा जाता है? तो रूस की क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? वोल्टेयर, मोंटेस्क्यू, केनेस्की या लेनिन को? इसका राइट आंसर होगा रूस की क्रांति का जनक लेनिन को कहते हैं। किसे कहते हैं? लेनिन को कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, किसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शीर्ष शक्तियाँ यानी एक्सिस पावर्स का प्रतिनिधित्व किया था? वो 3 देश कौन कौन थे? तो वो 3 देश थे जर्मनी, जापान एवं इटली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों, आप सबों को ये वीडियो कैसा लगा? पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे अगर आप इस वीडियो में नए हो तो, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें तथा लाइक करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।